बहू। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह नहा रहे थे। सागवान के उस स्प्रिंगदार पलंग पर, जो अब खिड़की के पास से थोड़ा उधर सरकाया हुआ था, एक घाटन लोंडिया रंधेरे के साथ चिपटी हुई थी। खिड़की के पास बाहर पीपल के नहाए हुए पत्ते रात के दूधिया अंधेरे में झूमरों की तरह थरथरा रहे थे। और शाम के वक्त जब दिन भर के एक अंग्रेजी अखबार की सारी खबरें और इश्तहार पढ़ने के बाद कुछ सुनाने के लिए वो बालकनी में आ खड़ा हुआ था, तो इसने उस घाटन लड़की को, जो साथ वाले रस्सियों के कारखाने में काम करती थी और बारिश से बचने के लिए इमली के पेड़ के नीचे खड़ी थी, खांस खांस कर अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया था और उसके बाद हाथ के इशारे से उसे ऊपर बुला लिया था। वो कई दिन से शदीद किस्म की तन्हाई से उकता गया था। जंग के बायस बम्बई की तकरीबन तमाम क्रिश्चियन छोकरियां जो सस्ते दामों मिल जाया करती थीं, औरतों की अंग्रेजी फौज में भर्ती हो गई थीं। इनमें से कई एक ने फोर्ट के इलाके में डांस स्कूल खोल लिए थे, जहां सिर्फ फौजी गोरों को जाने की इजाज़त थी। रंधेरे बहुत उदास हो गया था। इसकी अना का सब तो ये था कि क्रिश्चियन छोकरियां नायाब हो गई थीं, और दूसरा ये कि फौजी गोरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और खूबसूरत नौजवान इस पर फोर्ट के लगभग तमाम क्लबों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। इसकी चमड़ी सफ़ेद नहीं थी। जंग से पहले रंधेरे नागपाड़ा और ताजमहल के होटलों की कई मशहूर और मारूफ क्रिश्चियन लड़कियों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर चुका था। इसे बखूबी इल्म था कि इस किस्म के ताल्लुकात की क्रिश्चियन लड़कों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मालूमात रखता था, जिनसे ये छोकरियां आम तौर पर रोमांस लड़ाती हैं और बाद में किसी बेवकूफ़ से शादी कर लेती हैं। रंधेरे ने बस यूं ही हेचल से बदला लेने की खातिर इस घाटन लड़की को इशारे पर बुलाया था। हेचल इसके फ्लैट के नीचे रहती थी और हर रोज़ सुबह वर्दी पहनकर कटे हुए बालों पर खाकी रंग की टोपी तिरछे जाविये से जमाकर बाहर निकलती थी और लड़कपन से चलती थी, जैसे फुटपाथ पर चलने वाले सभी लोग टाट की तरह इसके रास्ते में बिछे चले जाएंगे। रंधेरे सोचता था कि आखिर वो क्यों इन क्रिश्चियन छोकरियों की तरफ इतना ज़्यादा माइल है। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने जिस्म की तमाम दिखाई जाने वाली अशिया को नुमाइश करती थी। किसी किस्म की झिझक महसूस किए बगैर अपने कारनामों का जिक्र कर देती, अपने बीते पुराने रोमांसों का हाल सुना देती। ये सब ठीक है, लेकिन किसी दूसरी में भी तो ये खासियतें हो सकती हैं। रंधेरे ने जब घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया, तो उसे किसी तरह भी इस बात का यकीन नहीं था कि वो इसे अपने साथ सुला लेगा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद इसने उसके भीगे हुए कपड़ों को देखकर ये सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बेचारी को नमूनिया हो जाए। तो रंधेरे ने इससे कहा, ये कपड़े उतार दो, सर्दी लग जाएगी। वो रंधेरे की इस बात का मतलब समझ गई थी, क्योंकि इसकी आंखों में शर्म के लाल डोरे तैर गए थे। लेकिन बाद में जब रंधेरे ने इसे अपनी धोती निकाल कर दी, तो इसने कुछ देर सोचकर अपना लहंगा उतार दिया, जिस पर मैल भीगने की वजह से और भी नुमायां हो गया था। लहंगा उतारकर इसने एक तरफ रख दिया और जल्दी से धोती अपनी रानों पर डाल दी। फिर इसने अपनी तंग भींची भींची चोली उतारने की कोशिश की, जिसके दोनों किनारों को मिलाकर इसने एक गांठ दे रखी थी। वो गांठ इसके तंदुरुस्त सीने के नन्हे लेकिन समेटले गड्ढे में छुप गई थी। देर तक वो अपने घिसे हुए नाखूनों की मदद से चोली की गांठ खोलने की कोशिश करती रही, जो भीगने की वजह से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। जब थक हार कर बैठ गई, तो उसने मराठी जबान में रंधेरे से कुछ कहा, जिसका मतलब ये था, मैं क्या करूं, नहीं निकलती। रंधेरे इसके पास बैठ गया और गांठ खोलने लगा। जब नहीं खुली, तो इसने चोली के दोनों सिरों को दोनों हाथों से पकड़कर इस जोर से झटका दिया कि गांठ सरासर फैल गई और इसके साथ ही दो धड़कती हुई छातियां एकदम से नुमायां हो गई। लम्हा भर के लिए रंधेरे ने सोचा कि इसके अपने हाथों ने इस घाटन लड़की के सीने पर नरम नरम गुंधी हुई मिट्टी को माहिर कुम्हार की तरह दो प्यालों की शक्ल बना दी है। इसकी सेहतमंद छातियों में वही गुदगुदाहट, वही धड़कन, वही गोलाई, वही गरम गरम ठंडक थी जो कुम्हार के हाथों से निकले हुए ताज़ा बर्तनों में होती है। मटमीले रंग की जवान छातियों में, जो बिल्कुल कुंवारी थीं, एक अजीबो गरीब किस्म की चमक पैदा कर दी थी, जो चमक होते हुए भी चमक नहीं थी। इसके सीने पर ये ऐसे दिए मालूम होते थे जो तालाब के गदरे पानी पर जल रहे थे।
बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह कपकपा रहे थे। लड़की के दोनों कपड़े जो पानी में शराबूर हो चुके थे एक गदले ढेर की सूरत में पड़े थे और वो अंधेरे के साथ चिपटी हुई थी। इसके नंगे बदन की गर्मी इसके जिस्म में ऐसी हलचल पैदा कर रही थी जो सख्त जाड़े के दिनों में नाइयों के गर्म हमामों में नहाते वक्त महसूस हुआ करती है। दिन भर वो अंधेरे के साथ चिपटी रही। दोनों जैसे एक दूसरे की मुड हो गए थे। उन्होंने बमुश्किल एक दो बातें की होंगी, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था सांसों, होंठों और हाथों से तय हो रहा था। अंधेरे के हाथ उसकी छातियों पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे। छोटी छोटी चोचियां, मोटे मोटे गोल दाने जो चारों तरफ एक स्याह दायरे की शक्ल में फैले हुए थे, हवाई झोंकों से जाग उठते और इस घाटन लड़की के पूरे बदन में एक सरसराहट पैदा हो जाती कि वो खुद रंधेरे भी कपकपा उठता। ऐसी कपकपाहटों से रंधेरे का सैकड़ों बार वास्ता पड़ चुका था। वो इनको बखूबी जानता था। कई लड़कियों के नर्म नाजुक और सख्त सीनों से अपना सीना मिलाकर कई कई रातें गुजार चुका था। वो ऐसी लड़कियों के साथ भी रह चुका था जो बिल्कुल इसके साथ लिपट कर घर की वो सारी बातें सुना दिया करती थीं जो किसी गैर के लिए नहीं होती। वो ऐसी लड़कियों से भी जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर चुका था जो सारी मेहनत करती थीं और इसे कोई तकलीफ नहीं देती थी। लेकिन यह घाटन लड़की जो पेड़ के नीचे भीगी हुई खड़ी थी और जिसे इसने इशारे से ऊपर बुला लिया था, मुख्तलिफ किस्म की लड़की थी। सारी रात रंधेरे को इसके जिस्म से एक अजीब किस्म की बू आती रही। इस बू को जो बैक वक्त खुशबू भी थी और बदबू भी, वो सारी रात पीता रहा। इसकी बगलों से, इसकी छातियों से, इसके बालों से, इसके पेट से, जिस्म के हर हिस्से से ये जो बदबू थी और खुशबू भी रंधेरे के पूरे सरापा में बस गई थी। सारी रात वो सोचता रहा कि ये घाटन लड़की बिल्कुल करीब होने पर भी हरगिज इतनी करीब ना होती अगर इसके जिस्म से ये बू ना उड़ती। ये बू इसके दिल और दिमाग की हर सिलवट में रेंग रही थी। इसके तमाम नए पुराने महसूसात में रच गई थी। इस बू ने इस लड़की को और रंधेरे को जैसे एक दूसरे से हम आहंग कर दिया था। दोनों एक दूसरे में मुद्गम हो गए थे। उन बेकरां गहराइयों में उतर गए थे जहां पहुंचकर इंसान एक खालिस इंसानी तस्कीन से महसूस होता है। ऐसी तस्कीन जो लम्हाती होने पर भी जावेदां थी, मुसलसल तगय्युर पजीर होने पर भी मजबूत और मुस्तहकम थी। दोनों एक ऐसा जवाब बन गए थे जो आसमान के नीले खला में माइले परवाज रहने पर भी दिखाई देता रहे। उस बू को जो उस घाटन लड़की के अंग अंग से फूट रही थी, रंधेरे बखूबी समझता था, लेकिन समझते हुए भी वो इसका तज्जिया नहीं कर सकता था। जिस तरह कभी मिट्टी पर पानी छिड़कने से सूंधी सूंधी बू निकलती है, लेकिन नहीं, वो बू कुछ और तरह की थी। इसमें लूंदर और इत्र की आमेजिश नहीं थी, वो बिल्कुल असली थी। औरत और मर्द के जिस्मानी ताल्लुक की तरह असली और मुकद्दस। रंधेरे को पसीने की बू से सख्त नफरत थी। नहाने के बाद वो हमेशा बगलों में पाउडर छिड़कता या कोई ऐसी दवा इस्तेमाल करता था जिससे वो बदबू जाती रहे। लेकिन ताज्जुब है, इसने कई बार उस घाटन लड़की की बालों भरी बगलों को चूमा और इसे बिल्कुल घिन नहीं आई, बल्कि अजीब किस्म की तस्कीन का एहसास हुआ। रंधेरे को ऐसे लगता था कि वो इसे पहचानता है, इसके मानी भी समझता है, लेकिन किसी और को नहीं समझा सकता। बरसात के यही दिन थे। यूं ही खिड़की के बाहर जब इसने देखा तो पीपल इसी तरह नहा रहे थे। हवा में सरसराहटें और फड़फड़ाहटें घुली हुई थीं। इसमें दबी दबी धुंधली सी रोशनाई समाई हुई थी, जैसे बारिश की बूंदों का हल्का फुल्का गुबार नीचे उतर आया हो। बरसात के यही दिन थे जब मेरे कमरे में सागवान का सिर्फ एक ही पलंग था, लेकिन अब इसके साथ एक और पलंग भी था और कोने में एक नई ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद थी। दिन लंबे थे, मौसम भी बिल्कुल वैसा ही था। बारिश की बूंदों के हमरा सितारों की तरह इसका गुबार सा इसी तरह उतर रहा था, लेकिन फिजा में हिना के इत्र की तेज खुशबू बसी हुई थी। दूसरा पलंग खाली था। इस पलंग पर रंधेरे ऊंधे मुंह लेटा खिड़की के बाहर पीपल के पत्तों पर बारिश की बूंदों का रक्स देख रहा था। एक गोरी चिट्टी लड़की जिस्म को चादर में छुपाने की नाकाम कोशिश करते करते करीब करीब सो गई। इसकी सुर्ख रेशमी शलवार दूसरे पलंग पर पड़ी थी, जिसके गहरे सुर्ख रंग का एक फुंदना नीचे लटक रहा था। पलंग पर इसके दूसरे उतरे हुए कपड़े भी पड़े थे। सुनहरी फूलदार जंपर, अंगिया, जांगिया और दुपट्टा सुर्ख था।
गहरा सुर्ख और इन सब में हिना के इत्र की तेज खुशबू बसी हुई थी। लड़की के स्याह बालों में मुकेश के जर्रे धूल के जर्रों की तरह जमे हुए थे। चेहरे पर पाउडर, सुर्खी और मुकेश के इन जर्रों ने मिलजुल कर एक अजीब रंग बखेर दिया था, बेनाम सा उड़ा उड़ा रंग। और इसके गोरे रंग ने सीने पर कच्चे रंग के जगह जगह सुर्ख धब्बे बना दिए थे। छातियां दूध की तरह सफ़ेद थीं, इनमें हल्का हल्का नीलापन भी था। बगलों के बाल मुंडे हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ सुरमई गुबार सा पैदा हो गया था। रंधेरे इस लड़की की तरफ देख देख कर कई बार सोच चुका था, क्या ऐसा नहीं लगता जैसे मैंने अभी अभी कीलें उखेड़ कर इसको लकड़ी के बंद बक्स में से निकाला हो। किताबों और चीनी के बर्तनों पर हल्की हल्की खराशें पड़ जाती हैं, ठीक उसी तरह इस लड़की के जिस्म पर भी कई निशान थे। जब रंधेरे ने इसकी तंग और चुस्त अंगिया की डोरियां खोली तो इसकी पीठ पर और सामने सीने के नरम नरम गोश्त पर झुर्रियां सी बनी हुई थीं और कमर के चारों तरफ कस कर बंधे हुए ज़ारबंद का निशान। वजनी और नोकीले नेकलेस से इसके सीने पर कई जगह खराशें पड़ गई थीं, जैसे नाखूनों से बड़े जोर से खुजाया गया हो। बरसात के वही दिन थे, पीपल के नरम नरम पत्तों पर बारिश की बूंदें गिरने से वैसी ही आवाज़ पैदा हो रही थी जैसी रंधेरे उस दिन सारी रात सुनता रहा था। मौसम बेहद सुहाना था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन इसमें हिना के इत्र की तेज खुशबू घुली हुई थी। रंधेरे के हाथ बहुत देर तक इस गोरी चिट्टी लड़की के कच्चे दूध की तरह सफ़ेद सीने पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे। इसकी उंगलियों ने उसके गोरे बदन में कई चिंगारियां दौड़ती हुई महसूस की थीं। उस नाजुक बदन में कई जगहों पर सिमटी हुई कपकपाहटों का भी उसे पता चला था। जब इसने अपना सीना उसके सीने के साथ मिलाया तो रंधेरे के जिस्म के हर रोंगटे ने इस लड़की के बदन के छिड़े हुए तारों की भी आवाज़ सुनी थी। मगर वो आवाज़ कहाँ थी? वो पुकार जो इसने घाटन लड़की के बदन में देखी थी, वो पुकार जो दूध के प्यासे बच्चे के रोने से ज़्यादा होती है, वो पुकार जो हल्का ख्वाब से निकल कर बेआवाज़ हो गई थी। रंधेरे खिड़की के बाहर देख रहा था। इसके बिल्कुल करीब ही पीपल के नहाए हुए पत्ते थरथरा रहे थे। वो उनकी मस्ती भरी कपकपाहटों के उस पार कहीं बहुत दूर देखने की कोशिश कर रहा था, जहां मुठीले बादलों में अजीब व गरीब किस्म की रोशनी घुली हुई दिखाई दे रही थी, ठीक वैसे ही जैसी उस घाटन लड़की के सीने में उसे नजर आती थी। ऐसी पुरस्कार गुफ्तगू की तरह दबी लेकिन वाज़ेह थी। रंधेरे के पहलू में एक गोरी चिट्टी लड़की, जिसका जिस्म दूध और घी में गुंधे मैदे की तरह मुलायम था, लेटी थी। इसके नींद से माते बदन से हिना के इत्र की खुशबू आ रही थी, जो अब थकी थकी सी मालूम होती थी। रंधेरे को ये दम तोड़ती और जुनून की हुई खुशबू बहुत बुरी मालूम हो रही थी। इसमें कुछ खटास थी, एक अजीब व गरीब किस्म की, जैसे बदहज़मी के डिकारों में होती है, उदास, बेरंग, बेचैन। रंधेरे ने अपने पहलू में लेटी हुई लड़की की तरफ देखा। जिस तरह फूटे हुए दूध के बेरंग पानी में सफ़ेद मुर्दा फटकियां तैरने लगती हैं, उसी तरह इस लड़की के जिस्म पर खराशें और धब्बे तैर रहे थे, और वो हिना के इत्र की ऊट पटांग खुशबू। रंधेरे के दिलो दिमाग में वो बू बसी हुई थी जो उस घाटन लड़की के जिस्म से बिना किसी कोशिश के अज खुद निकल रही थी। वो बू जो हिना के इत्र से कहीं ज़्यादा हल्की फुल्की और दबी हुई थी, जिसमें सूंघे जाने की कोशिश शामिल नहीं थी। वो खुद बखुद नाक के अंदर घुसकर अपनी सही मंजिल पर पहुंच जाती थी। रंधेरे ने आखिरी कोशिश के तौर पर उस लड़की के दूधिया जिस्म पर हाथ फेरा, लेकिन कोई कपकपी महसूस न हुई। उसकी नई नवेली बीवी, जो एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बेटी थी, जिसने BA तक तालीम हासिल की थी, जो अपने कॉलेज के सैकड़ों लड़कों के दिलों की धड़कन थी, रंधेरे की किसी भी हिस्स को ना छू सकी। वो हिना की खुशबू में उस बू को तलाश कर रहा था जो उन्हीं दिनों में, जबकि खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते बारिश में नहा रहे थे, उस घाटन लड़की के मैले बदन से आ रही थी।